नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी 365 पीटी, जो कि हम विजन आईएएस से कर रहे हैं। उसमें है हम आ गए हैं जुडिशरी पे। कंटेस्ट क्या है कि नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। हालांकि हम इसको 2026 में डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारा जो है नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है पीटी 365 में। तो उस कंटेस्ट में देखा जाए तो 50 सेकेंड जो है चीफ जस्टिस अपने बने थे बी आर गवई। एट प्रेजेंट अपने 53rd चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत। कंटेस्ट क्या है, मतलब ये अपॉइंटमेंट से संबंधित था। अब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ बोलता है कि किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और क्या क्या पावर है, उनका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह देखते हैं। तो अंडर द आर्टिकल 124(1) के तहत जो है ये आर्टिकल हमको बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस। मतलब जो है टोटल कैपेसिटी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों का अगर होगा तो 34 होगा। उस 34 जज में एक जो है सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और रिमेनिंग 33 जो है वो नॉर्मल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा 34, और चीफ जस्टिस को अगर हटा देते हैं तो हमारा जो है टोटल 33 जज हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। फिर आर्टिकल 124(2) बोलता है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट का कंडीशन क्या है कि हमारा डुअल कन्वेंशन है, मतलब दो पारंपरिक तरीके हैं। पहला जो है एक तो जो आउटगोइंग जो सीजीआई होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर सूर्यकांत हमारे चीफ जस्टिस हैं तो उनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया होगा। तो जो आउटगोइंग जस्टिस रहे होंगे जैसे बी आर गवई थे, तो उनसे जो है कंसल्टेशन किया गया होगा पहले, तो उनकी एक सहमति ली गई होगी, और अपॉइंटमेंट टू द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा जो है जो सूर्यकांत अभी जो 53rd चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो एग्जिस्टिंग जज हैं उनमें सबसे सीनियर मोस्ट होंगे। तो सबसे पहली बात कि सीनियर मोस्ट जज का अपॉइंटमेंट एज ए सीजीआई होगा, और दूसरा जो है जाने वाले जो रिटायर्ड जज हैं उनसे जो है कंसल्टेशन किया जाएगा। तो डुअल कन्वेंशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर जब चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होने वाले रहते हैं तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है पहले एडवाइस लेंगे किसका, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, जो रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस हैं उनसे जो है लॉ मिनिस्टर जो है एडवाइस लेंगे। उनके एडवाइस, उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो है वो इस एडवाइस को प्रधानमंत्री को फॉरवर्ड करेंगे, और बाद में प्रधानमंत्री जो है इस चीज़ को एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंटमेंट देंगे। टेन्योर क्या होता है चीफ जस्टिस का, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज का अगर देखा जाए तो 65 ईयर्स या 65 ईयर्स जो है एक्समें उनका रिटायरमेंट एज होता है। उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है ओथ का, तो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उनके समकक्ष जो है ये अपन शपथ लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया के थे हरिलाल जे कानिया। स्क्रूटिनी अगर देखा जाए तो ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो आता है। फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट की मॉनिटरिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत जजमेंट होता है वो पैनल के थ्रू होता है। तो कौन सा जो है पैनल बोला जाए चाहे बेंच बोला जाए, तो कौन सा बेंच जो है इस पर्टिकुलर केस को देखेगा, इसका डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। फिर जो है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी जो है, जैसे कि बहुत सारा जो है ओथ अफर्मेशन वगैरह जो है इनके समकक्ष होता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है इनके सहमति और इनके सिफारिश के आधार पर ही होता है। और जो कलेजियम सिस्टम है, कलेजियम सिस्टम का मतलब जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से संबंधित है, तो उसको भी एक तरीके से ये हेड करते हैं, मतलब उसके जो ही एक तरीके से हेड होते हैं। फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि कोई जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको दोबारा से जो है एज ए सिटिंग एज ए जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए जो है वो एक तरीके से सिफारिश दे सकते हैं। तो यही हुआ चीफ जस्टिस से संबंधित हमारा डिस्कशन। फिर है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनका रिमूवल किस ग्राउंड पे होता है उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि ये जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है जो कि इवोल्यूट थ्रू आउट द जजमेंट का जो सीरीज है, मतलब जो है सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसके थ्रू जो है ये कॉलेजियम सिस्टम जो है इवॉल्व होकर के आया है। और ये एक तरीके से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन मतलब जो है जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा देश जो है प्रोग्रेस करता गया और सुप्रीम कोर्ट का वेरियस जजमेंट आया, उसके आधार पे जो है जज के अपॉइंटमेंट का जो है ये सिस्टम जो है यूनिकली इंडिया में डेवलप हुआ। तो इसका इवोल्यूशन अगर स्टेज वाइज देखा जाए तो फर्स्ट केस जो है जज के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो है 1981 में एसपी गुप्ता केस आया था। इसमें ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई टू द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो है के पास जो है रिकमेंडेशन जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट से संबंधित, तो उस रिकमेंडेशन को जो है प्रेसिडेंट जो है रिफ्यूज कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे,
कोजेंट रीजनिंग इन द सेंस मतलब जो है अगर लॉजिकल नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, वैलिड नहीं है, किसी मतलब जो है उसमें लूप होल है, तो उस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन को जो है एक तरीके से रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हुआ था कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको जो है ग्रेटर पावर दिया गया था, मतलब ज़्यादा इसमें अधिकार दिया गया था अपॉइंटमेंट से संबंधित जो है फर्स्ट जज केस में। फिर जब सेकेंड जज केस आया था 1993 में, वो केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए ओवर द जुडिशरी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित। मतलब जो है चीफ जस्टिस रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज से वो कंसल्ट करेंगे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित। अगर वो प्रेसिडेंट को जो सिफारिश देंगे, इसमें ये तीनों लोगों की सहमति रहेगी। फिर जो थर्ड जज केस आया था 1998 में, तो उसमें ये बोला गया था कि जो 2 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उसकी जगह पे 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट को से जो है चीफ जस्टिस जो है कंसल्ट करेंगे और फिर जो है वो सिफारिश प्रेसिडेंट को देंगे। उसी के अकॉर्डिंगली जो है अपॉइंटमेंट होगा और ट्रांसफ़र होगा बाकी जजों का। जब ये मतलब जो है सिफारिश वाली बात की जाए, तो जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, हाई कोर्ट से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो पहले हाई कोर्ट से संबंधित देखते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के किसी जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है, तो उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो रहेंगे, साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जो है हाई कोर्ट के जज रहेंगे। वो किसी व्यक्ति का नाम प्रपोज करेंगे एज ए कैंडिडेट नेम जो है हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट से संबंधित। जब ये प्रपोज करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है इस चीज़ को रिव्यू करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में यहाँ पर क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और साथ साथ जो 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जो हाई कोर्ट के द्वारा सिफारिश की गई है जजों के नाम को, प्रपोजल जो नाम है उसको जो है एक तरीके से रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद प्रेसिडेंट को जो है वो जो है एक तरीके से रिकमेंड करेंगे और फॉर्मरली जो है प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे एज ए जज इन द हाई कोर्ट। तो ये वो हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट का जो है प्रोसेस। सेम चीज़ अगर जब हम सुप्रीम कोर्ट में जब बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर जो है 4 सीनियर मोस्ट जज जो है और चीफ जस्टिस मिलकर के जो है डिसाइड करेंगे, किसी नाम व्यक्ति का प्रपोज करेंगे, उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। फाइनल अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन इन 4 सीनियर मोस्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा जो है जो सिफारिश की जाएगी उनके आधार पर जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो ये हुआ अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। रिमूवल क्या है, तो अंडर द आर्टिकल 24(4) ये जो आर्टिकल है वो डील करता है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। अब जब है इनकेपेसिटी और मिसबिहेवियर जो है प्रूव हो जाएगा, तो उस ग्राउंड पे जो है जजों का रिमूवल हो जाएगा। अब ये मिसबिहेवियर जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन दिस ग्राउंड, मतलब किस ग्राउंड को हम बोलेंगे मिसबिहेवियर चाहे इनकेपेसिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। आर्टिकल 124(5) क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो रेगुलेट करता है जो रिमूवल का जो प्रोसेस है, जो प्रेजेंटेशन है, एड्रेस है, मिसबिहेवियर कैपेसिटी, ये सब चीज़ों की जो इंक्वायरी है वो थ्रू द पार्लियामेंट होना चाहिए। इसके लिए जो प्रोसीजर जो है वो दिया हुआ है जज इंक्वायरी एक्ट 1968, जो कि मतलब अंडर आर्टिकल 124(5) के अंतर्गत आता है। अगर इंक्वायरी होती है, वोटिंग होता है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इनफैक्ट जो इम्पीचमेंट भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। तो जो इंक्वायरी होने के बाद अगर वोटिंग के थ्रू जो जज का रिमूवल होता है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो है नॉट लेस देन 2/3 जो है मेंबर जो है वो प्रेजेंट वोट, मतलब जो है जितना स्ट्रेंथ है उस हाउस का उससे के 2/3 जो है मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग के दौरान, और वोटिंग में जो है मेजोरिटी जो है वोट के आधार पर जो है इनका इम्पीचमेंट चाहे रिमूवल किया जाएगा। 124(5), 124(4) जो है ये आर्टिकल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित है। जब हाई कोर्ट की बात आती है तो सेम उसी टाइप का कंडीशन आर्टिकल 2171(1)(b) जो है वो डील करता है हाई कोर्ट के जज के रिमूवल से संबंधित। और इसमें जो प्रेसिडेंट जो रिमूव करते हैं, तो फिर वही जो प्रोसीजर जो है अंडर द आर्टिकल 124(4) में जो दिया हुआ है कि किस ग्राउंड में रिमूव किया जाएगा, तो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर 2018 जो है वो एक्सटेंड करता है जो आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 124(5) जो है हाई कोर्ट के लिए। अभी तक किसी भी जज का जो है इम्पीचमेंट नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट एज ए वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जो है इसको कोलिक्यूली मतलब जो है एक जनरल बोलचाल की भाषा में जब हम इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 को, तब उसके में जो है इम्पीचमेंट टाइप का जो है एक जो टर्म्स चाहे प्रोसीजर जो है वो निकल के आता है। अदरवाइज जो है इसको जो इंक्वायरी जो प्रोसीजर है वो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जो है रेगुलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज का इम्पीचमेंट हो या हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो।
कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए प्रोसेस रिमूवल का, तो वो मतलब 4 स्टेज में रिमूवल का प्रोसेस है, जिसमें एक तो होता है कि मतलब अगर किसी जज के अगेंस्ट में जो है अगर करप्शन का, इनकैपेसिटी का, मिसबिहेवियर का अगर कुछ केस आता है, करप्शन इन द सेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, इनकैपेसिटी चाहे मिसबिहेवियर आता है, तो पहले जो है लोकसभा चाहे राज्यसभा, लोकसभा की बात की जाए तो 100 लोकसभा के मेंबर होंगे, या राज्यसभा में वो इनिशिएट किया जाता है तो 50 राज्यसभा के मेंबर होंगे। ये मोशन जो है इनिशिएट किया जाता है, किसी भी हाउस में किया जा सकता है। इनके जब अगर मोशन जो है स्वीकार कर लिया जाता है, जो भी चेयरमैन है चाहे स्पीकर है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है। कमेटी 3 मेंबर की होती है, जो कि जो चार्जेस वगैरह फ्रेम किए गए हैं जजेस के अगेंस्ट में, उसको इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी में अगर इसमें जो है ये फैक्ट्स पाया गया कि कुछ मिसबिहेवियर चाहे इनकैपेसिटी इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे हाई कोर्ट के जज के द्वारा दी गई है, तो फिर पार्लियामेंट जो है मोशन मस्ट पास इन द बोथ हाउसेज विथ स्पेशल मेजोरिटी। वही जो पास करने का जो प्रोसेस है अंडर द आर्टिकल 124(5) जो हमने डिस्कशन किया था, तो उसके अंतर्गत जो है मेजोरिटी ऑफ द हाउस मेंबर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, 2/3 ये होना चाहिए, और बाकी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पास होने के बाद जो है प्रेसिडेंट के पास ये जाता है और वो जो है फाइनली ऑर्डर देते हैं रिमूवल ऑफ द जज का। तो ये हुआ रिमूवल ऑफ द जज से संबंधित जो है हमारा डिस्कशन। एडिशनल जज से रिलेटेड हमारा डिस्कशन है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 14 एडवोकेट्स जो थे उनको एडिशनल जज के रूप में अपॉइंटमेंट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। एडिशनल जज से संबंधित जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है अंडर द आर्टिकल 224। जो एडिशनल जज होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, उनका जो कार्यकाल होता है नॉट एग्जिटिंग 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं हो सकता है, या तो फिर 62 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है, तो या 62 ईयर्स हो जाए या 2 साल का कार्यकाल हो जाए, तो उनका जो है वही मैक्सिमम कार्यकाल है। रीज़न क्या होता है इनके अपॉइंटमेंट का, तो किसी कारण से जो है अगर बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कुछ पेंडिंग केसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उनके निस्तारण के लिए एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। सैंक्शन इंस्टेंस क्या होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में तो परमानेंट जज और एडिशनल जज का जो रेशियो है 75:25 है। मतलब अगर 100 जज हैं टोटल, तो 75 परमानेंट होंगे और 25 जो है वो एडिशनल जज होंगे। और उसी के हिसाब से अगर 10 हैं तो फिर मान लीजिए 7 और 3 का जज का रेशियो हो गया, उसी रेशियो में मेंटेन होता है। डिस्ट्रिक्ट जज को अगर अपॉइंटमेंट से संबंधित उनके क्वालिफिकेशन से संबंधित देखा जाए, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक नियम बनाए हुए हैं कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर जो होता है उसका अगर एक्सपीरियंस, कंबाइंड एक्सपीरियंस बोला जाए, तो या तो एडवोकेट और एक तरीके से जुडिशियल कैपेसिटी के रूप में अगर कार्य करते हैं, तो उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस अगर 7 साल और उससे ज़्यादा है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट जज का बनने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इनको आर्टिकल 233 के अंतर्गत जो है परमिट किया गया है कि एडवोकेट और साथ में कोई इन सर्विस कैंडिडेट है, जो मतलब जो है अगर जज है ऑलरेडी, अगर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और अगर जज बन के आया है वो, और कोई व्यक्ति एडवोकेट है, वो 7 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है, तो वो जो है जज बनने के लिए मतलब के अपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबल हो जाता है। इनका अपॉइंटमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है बाय द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद जो है गवर्नर के द्वारा जो है इनका अपॉइंटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिब्यूनल से संबंधित। अभी रिसेंट में क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ट्रिपल रिफॉर्म एक्ट 2021 को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया है, एक तरीके से जो है इसको खारिज कर दिया है। ये जो एक्ट था रिलेटेड था अपॉइंटमेंट, टेन्योर और सर्विस कंडीशन ट्रिब्यूनल के जो मेंबर होते हैं उनसे। तो देख लेते हैं कि इंडिया में जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो इस ट्रिब्यूनल सिस्टम का इंडिया में जो ओरिजिन हुआ था, उसका फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1969 में आया था, तो उसने रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में ट्रिब्यूनल सिस्टम होना चाहिए। अंडर द आर्टिकल अमेंडमेंट जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के आधार पर। फाइनेंशियल एक्ट 2017 जो है वो बोलता है कि रीऑर्गेनाइज्ड ट्रिब्यूनल रिड्यूसिंग देयर नंबर फ्रॉम द 26 to 19, मतलब जो है एक रिफॉर्म किया गया फाइनेंशियल एक्ट 2017, उसके अंतर्गत जो है जो एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स का स्ट्रेंथ 26 था उसको रिड्यूस करके 19 कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो है अंडर द आर्टिकल 323A जो है ऐड किया गया था, और उसके अंतर्गत जो है 323A के तहत कैट का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है। अदर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट अंडर द आर्टिकल 323B के तहत होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव से अल्टर, जैसे मान लीजिए कुछ एनवायरमेंटल का कोई मैटर है
पॉल्यूशन से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, तो उसके लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है तो वो आर्टिकल 323B के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है 2010 के अंतर्गत जो है अंडर 323B जो आर्टिकल है के अंतर्गत जो अगर किसी ट्रिब्यूनल का जो स्टेब्लिशमेंट करना है तो वो केवल एक्सक्लूसिवली जो है ना एग्जीक्यूटिव का पावर नहीं है, लेजिस्लेचर भी जो होते हैं वो भी जो है इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं अंडर द आर्टिकल 7th शेड्यूल। कैट का जुरिस्डिक्शन जो है वो मैटर करता है कि जो रिक्रूटमेंट कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं अंडर द यूनियन गवर्नमेंट उनको कवर करता है कैट। और अगर देखा जाए ज्यूरिडिक्शन वाइज जो है अगर तो सब्जेक्ट वाइज जो है सम ट्रिब्यूनल्स है अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन, मतलब किसी कैट के पास जो है तो अपीलेंट अथॉरिटी होता है, कुछ जो है एक सुओ मोटो जो है एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ जो है ट्रिब्यूनल जो है वो अपीलेंट जुडिशरी के लिए ही केवल एलिजिबल होती हैं। अपील कहाँ किया जा सकता है? अगर किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है अगर वर्डिक्ट दे दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में जो अपील हाई कोर्ट में की जाती है, कुछ एक केसेस में जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा जा सकता है। तो ये हुआ ट्रिब्यूनल से संबंधित हमारा डिस्कशन। कुछ डिफरेंस है ट्रिब्यूनल और कोर्ट के फंक्शनिंग में, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में, उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत अगर इस्टेब्लिश किया गया तो ये हो जाता है स्टेचुटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल के कोर्ट के जो हमारे होते हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ऐसा प्रोविजन दिया है। तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में 323A आर्टिकल के तहत और आर्टिकल 323B के तहत जो इस्टेब्लिश किया गया था। रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह कमेटी का। पर्पज़ क्या है दोनों का? तो जो ट्रिब्यूनल है वो क्या है, डिस्प्यूट और कंप्लेंट को रिजॉल्व करेंगे, कोई स्पेसिफिक मैटर संबंधित होगा तो। जबकि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर जुडिशरी का देखा जाए तो ये इंटरप्रेट करते हैं मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द जुरिडिक्शन एंड गिव डिसीजन ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। मतलब जो सिविल और क्रिमिनल केसेस किसी भी तरीके के हो, ये इस तरीके से इनको रिजॉल्व करते हैं। प्रोसीजर कंप्लेंस क्या है? तो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पे कार्य करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड जो है उस पर लागू इतना नहीं होता है। जबकि जुडिशरी का देखा जाए तो प्रोसीजर ऑफ कोड, सिविल प्रोसीजर कोड जो है इसके ऊपर लागू होता है। मेंबर क्या होते हैं ट्रिब्यूनल के? तो वो मिक्स मेंबर होते हैं, जुडिशियल से भी मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट जो है टेक्निकल मेंबर भी इसके होते हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जिस फील्ड के ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए अगर जुडिशरी से तो जुडिशरी से संबंधित बॉडी होती है। पावर क्या है कि लिमिटेड टू लॉ अंडर द विच दे आर सेट, मतलब जिस लॉ के तहत, जिस फील्ड के तहत उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है उसी में ही उनका जो है पावर लिमिट होता है। जबकि जो है जज वगैरह जो होते हैं पावर टू यूज ऑल इलेक्टेड लॉ बिफोर मेकिंग द डिसीजन, मतलब जो है इनके पास पावर होता है, वाइडर पावर होता है कंपेयर देन ट्रिब्यूनल। तो ये हुआ हमारा जुडिशरी से संबंधित और फिर ट्रिब्यूनल से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लीगल एड इन इंडिया से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 1995 को, 30 साल उसके हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है लीगल एड से रिलेटेड? लीगल एड का मतलब ही यही हुआ कि कोई व्यक्ति को अगर लीगल मदद चाहिए, कोर्ट केस वगैरह है, विक्टिम है वो किसी चीज़ का, तो उसको जो है अगर उसके पास खुद का कुछ बैकअप प्लान नहीं है, खुद का कुछ जो है सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो है उसको स्टेचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लीगल अथॉरिटी, लीगल एड मतलब एड मिलेंगे, उसको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको अगर देखेंगे तो आर्टिकल 39A जो कि हमारा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है, इसको ऐड किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 1976 में इसको ऐड किया गया था। इसके आधार पे जो है स्टेट टू सिक्योर फ्री लीगल एड, मतलब स्टेट को ये मैंडेट दिया गया था कि फ्री लीगल एड जो सर्विस है वो वल्नरेबल सेक्शन को आप प्रोवाइड कीजिए। फिर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसके अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये दिया गया है कि राइट टू फ्री लीगल एड एज ए फंडामेंटल राइट। तो फ्री लीगल एड जो है किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, अगर उसमें इम्प्लिसाइट मेंशन किया हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी अगर वायलेट होता है तो उस कंडीशन में जो है आर्टिकल 21 जो है वो उसका फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, जिसके आधार पे जो है वो कानूनी मदद ले सकता है। फिर अंडर द आर्टिकल 22(1) तो 1 का हिसाब से जो है कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज हर चॉइस। अगर कोई व्यक्ति जेल में है, सजा याफ्ता है, और तो तब भी उसको जो है अगर कोई केसेस वगैरह कोई लेना नहीं चाहता है तो उस कंडीशन में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको कि कोई व्यक्ति अगर अरेस्टेड है तो भी उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाए किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट है। दूसरा जो है कंसल्ट करना, डिफेंड करना और किस प्रैक्टिशनर से वो अपना जो है लीगल डिफेंड करा सकता है, वो अपने उसकी चॉइस व्यक्ति का वो उसको अधिकार दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अंडर आर्टिकल 14 जो कि बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ इंडिया, ये भी जो है लीगल
लीगलिटी से संबंधित है कि कोई मतलब जो है संविधान में जब बराबरी का अधिकार है तो कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उस बराबरी को क्लेम करने के लिए अगर उसके पास रिसोर्स नहीं हो तो वो उससे छूटा रह जाए। लीगल सर्विस एक्ट 1987 को अगर समझा जाए तो ये क्या है, 3 टियर मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है आम आदमी को, वल्नरेबल सेक्शन को दिया जाता है। उसके अंतर्गत पहला जो टियर वन हमारा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये हेड किया जाता है चीफ जस्टिस जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है उसके द्वारा। फिर तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। सेक्शन 341 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जो है लीगल एड जो किसी एक्यूज को दिया जाता है तो वो अगर वल्नरेबल है, वीकर है, तो उसको जो स्टेट के एक्सपेंस पे जो है इन सर्टेन केसेस वेयर एक्यूज लैक द मीन ऑफ लीगल एंगेजमेंट, मतलब जो है स्टेट अपने एक्सपेंस पे जो है उसको लीगल एड देगी अगर एक्यूज के पास वो रिसोर्स नहीं है अपना केस फाइट करने के लिए। इसके अलावा भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस जो है स्टेप्स लिए जाते हैं लीगल एड से संबंधित। उसके अंतर्गत एक चीज़ है कि डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, ये दिशा स्कीम चलती है। ठीक है, होलिस्टिक एक्सेस जो है जस्टिस का मतलब जो है वो मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर टेलीला, फिर न्याय मित्र प्रोग्राम और लोक अदालत, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग की स्कीमें हैं जो कि इम्प्लीमेंट की जाती हैं लीगल सर्विस प्रोवाइड करने से संबंधित। फ्री लीगल सर्विस के अंतर्गत ये भी है कि आपको जो है प्रोवाइडिंग एड एंड एडवाइस दोनों मिलेगा टू हेल्प बेनिफिशियरी एक्सेस वेलफेयर स्कीम ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है उसके अंतर्गत भी जो है फ्री एड और एडवाइस जो है वो बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए। तो मतलब ये इससे ये इंश्योर हो सकता है कि जो ओवरऑल जस्टिस जो है इंडिया में कायम है। जस्टिस का मतलब जो है कोई जस्टिस इंक्लूसिव है, यहाँ पर कहीं जस्टिस जो है वायलेशन ना हो कि मतलब जो है व्यक्ति के पास अगर वो अप्रोच नहीं है तो उसको ये सुविधा न मिल पाए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि इसको जो है लीगल सर्विस एक्ट 1987 जो कि पार्लियामेंट में पास करा के इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए। फंक्शन क्या है कि ये जो है लीगल सर्विस से रिलेटेड जो है पॉलिसी को फार्मुलेट करते हैं, प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो है तैयार करते हैं और जो है इफेक्टिवली जो है लीगल सर्विस जो एक्ट्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाए उसके थ्रू आउट द कंट्री, उसके लिए जो है ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में जो है लीगल एड प्रोग्राम्स का मॉनिटरिंग करना, इवोल्यूट करना कि इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देश की जगह जगह पे जो है मतलब जो सेटलमेंट होता है सौहार्दपूर्वक हो जाए, एमिकेबल सॉल्यूशन निकल करके आए किसी डिस्प्यूट का, उसके लिए ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कौन से व्यक्ति जो है एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए? तो फ्री लीगल एड के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन की मैं बात कर रहा था तो उसमें जो है वुमेन और चिल्ड्रन है, फिर मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है, इंडस्ट्रियल वर्क वुमेन जो है वर्क वुमेन जो कि मतलब जो है किसी तरीके से जो है मतलब जो उनको मतलब सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो वो भी जो है दरवाज़ा कानून का खटखटा सकते हैं। जो मास डिजास्टर्स वगैरह होते हैं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, फिर ड्रॉट, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो उसके जो विक्टिम्स होते हैं वो भी जो है फ्री लीगल सर्विस के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर मेंटली इल व्यक्ति कोई है मतलब डिसेबल पर्सन है तो वो भी जो है फ्री लीगल एड में आ जाता है। फिर जुवेनाइल होम और प्रोटेक्टिव होम में जो प्रोटेक्टिव होम की कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति है, चाहे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी ये फ्री लीगल एड मिलता है। ट्रैफिकिंग का कोई विक्टिम व्यक्ति है, बेगर है, उसको जो है अंडर द आर्टिकल 23 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्री लीगल एड सर्विस दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इनकम क्राइटेरिया अगर रखते हैं तो उस स्कीम उस स्टेट के जो पर्टिकुलरली जो इनकम क्राइटेरिया उससे नीचे कोई है तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो लेस देन 5 लाख अगर इनकम है तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है फ्री लीगल एड के लिए जो है कोई व्यक्ति जा सकता है। तो ये हुआ देश में लीगल एड से रिलेटेड हमारा डिस्कशन, किस तरीके से मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के थ्रू जो है ये चीज़ों को इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर से संबंधित। तो जो है एडीआर से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको पहले हम देखेंगे कि मेन टूल्स क्या है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। इसमें पहला आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है जो अपना डिसीजन देता है किसी केस को लेकर के दो पार्टियों के बीच में, तो वो डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टियों के लिए। जब ये अवार्ड देता है तो ये अवार्ड को आफ्टर एविडेंस इज प्रेजेंटेड, मतलब जो एविडेंस वगैरह जो प्रेजेंट करने के बाद जो ये अवार्ड देता है तो एक तरीके से लीगली जो है बाइंडिंग होता है। ये आर्बिट्रेशन हुआ।
दूसरा है कि मेडिटेशन से रिलेटेड। तो मेडिएशन जो क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, जब इसमें जो है कि न्यूट्रल पार्टी जो है फैसिलिटेट करता है डिस्कशन के लिए। मतलब दो पार्टियां हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, तो बीच में एक व्यक्ति को ये मध्यस्थता करेगा और फैसिलिटेट करेगा, मतलब जो चीज़ों को कि न्यूट्रल वे में जो है ये एक दूसरे के प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर आकर के है डिस्कशन करें और सॉल्यूशन पे पहुँचें। फिर तीसरा है कि काउंसिलेशन। तो काउंसिलेशन में क्या होता है कि इसमें भी एक थर्ड पार्टी होती है जो एक्टिवली कम्युनिकेट करता है, मतलब पार्टियों को, दो पार्टियां हैं उन दोनों से जो है कम्युनिकेशन अपना बनाए रखता है, उनको काउंसिलेशन करता है ताकि जो है एक फाइनल सेटलमेंट पे वो दोनों पहुंच पाए। फिर चौथा इसमें है निगोसिएशन का। तो इसमें जो है पार्टी और देयर मतलब काउंसिल जो है वो कम्युनिकेट डायरेक्टली करते हैं एक दूसरे से। ये पार्टी है और दूसरी पार्टी, तो यहाँ जैसे हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है, तो ये दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक न्यूट्रल और मतलब एग्रीमेंट पर हम विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ जो है हम पहुँच पाएँ। फिर एक कोलैबोरेटिव व्यू आता है कि इसमें जो भी मतलब व्यक्ति हैं और साथ साथ उनका कोई अटर्नी है, तो वो मतलब जो है म्यूचुअली कोशिश करते हैं कि वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व इशू विदाउट लिटिगेशन, मतलब बिना कानूनी मतलब पेच के कानूनी बाधा के जो है वो इशू को रिजॉल्व कर लें, उसमें कानूनी कोई प्रक्रिया ना हो। तो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए म्यूचुअली जो है एक दूसरे से वो बात करते हैं। तो ये हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ एडीआर मैकेनिज्म जो है वर्क करता है किस तरीके से। की फ्रेमवर्क अगर आर्बिट्रेशन को देखा जाए तो इंडिया में क्या क्या लागू है और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन है। तो डोमेस्टिक लॉ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जो है इंडिया में पास किया गया था। ये जो है आर्बिट्रेशन से संबंधित इंडिया में ये कोर लॉ है और जो कि बेस है यूनाइटेड नेशन के जो है कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूएन सेंट्रल बोलते हैं इसको। तो ट्रेड लॉ का जो इंटरनेशनल मॉडल है उसके आधार पर जो है इंडिया में जो है लॉ बनाया गया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की जाए तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला हुआ है, बनाया गया है सपोर्ट के रूप में, जो कि जो है आर्बिट्रेशन का कार्य करेगा। फिर ग्लोबल बॉडीज़ और स्टैंडर्ड को देखा जाए तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसका मेंबर है इंडिया, और मतलब इसकी जो मॉडल्स वगैरह जो है इसके रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको भी जो है फॉलो अप करता है इंडिया। इंडिया में जो है मेडिटेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ कानून भी हैं, स्टैट्यूटरी चाहे कुछ प्रोविजन है। तो उसको अगर देखा जाए तो मेडिएशन एक्ट 2023 के अंतर्गत जो है इसमें एक इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है कंसोलिडेटेड एंड डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मेडिएशन। फिर स्पेसिफिक लॉ की बात की जाए तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को जो है मतलब के अंतर्गत जो है मेडिएशन को जो है प्रमोट किया गया है। फिर जो सिंगापुर कन्वेंशन और मेडिएशन जो कि स्टैंडर्ड मेडिएशन और सेटलमेंट की प्रैक्टिस को जो है फॉलो करता है, तो उसको भी इंडिया जो है कमिटेड है कि हम जो है सिंगापुर कन्वेंशन को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, और मतलब जो है बाकी देश के मतलब जो है कोई ट्रेड वगैरह है तो उसमें हम उसको लागू करेंगे। तो ये हुआ हमारा आर्बिट्रेशन से संबंधित जो है डिस्कशन, जिसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरीके से जो है मतलब कार्य करता है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, देश के अंदर कानून क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है और क्या प्रोविजन जो है इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्री अवार्ड। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया है, इसमें कोर्ट ने ये एडमिट किया है कि कोर्ट के पास लिमिटेड पावर होता है किसी आर्बिट्रल अवार्ड्स को मॉडिफाई करने से संबंधित। मतलब कोई आर्बिट्रल अवार्ड अगर जो है वो दे दिया गया है तो उससे संबंधित कुछ मॉडिफिकेशन अगर किया जा सकता है तो बस वो लिमिटेड में होगा, बाकी ये जो है बाकी जो पार्टीज़ पे ये बाइंडिंग होता है। हाईलाइट क्या किया गया है कि तो गायत्री बालसामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना बोला कि मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द सेक्शन 34 और 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मतलब जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत जो है सेक्शन 34 और 37 है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड को कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकता है। और वो मॉडिफिकेशन परमिसिबल है कब, जब वो सेवरेबल हो। मतलब जो है सेवरेबल का इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया है और उसमें 10 सेक्शन डिवाइड किए गए, 10 सेक्शनों में जो है जैसे पॉल्यूशन से संबंधित जो है 10 अवार्ड दिए गए, 10 क्लॉज बनाए गए मान लीजिए, ठीक है, ये मतलब कुछ कानून बना करके अवार्ड दिया गया। 10 में से 8 अवार्ड सही हैं, 9th अवार्ड ये बोलता है कि इसमें जो है जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह हो गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो जो है बिना किसी वारंट के सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं किसी फैक्ट्रीज वगैरह में इन्वायरमेंट के नॉर्म्स से लेकर। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बाकी 8 जो अवार्ड्स हैं सेक्शंस हैं उसको जो है एज इट इज रहने देगा,
नाइन्थ जो अवार्ड है वहाँ पर जो है ये सेवरेबिलिटी वाला जो है, जो मतलब जो है जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको जो है सेपरेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो मॉडिफिकेशन होगा आर्बिट्रेशन में उसमें सेवरेबल होना चाहिए। इसमें इनवैलिड पार्ट्स जो है उसको जो है सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम दी वैलिड वन से। फिर दूसरा एक मतलब क्लास है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ ओमने मजूस कंटिनेंट इन से माइनस। मतलब जो है इसमें ये होता है कि कोई लार्जर पावर दिया हुआ है किसी को, तो वो जो है उससे नीचे का जो पावर है उसको भी वो होल्ड करता है। इन द सेंस, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई प्लॉट है 2000 स्क्वायर फीट का और मैं इसका ओनर हूँ, तो क्या होगा कि मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। तो ये सबसे मेजर पावर होगा कि मेरे पास सोल अथॉरिटी है, इसको मैं चाहे किसी को सोल कर सकता हूँ। मैं सेकंड पावर मेरे पास है कि मैं इसको रेंट भी दे सकता हूँ, लीज पे भी दे सकता हूँ किसी को। तो ये हुआ मेरा जो है एक जो है मेजर पावर के भीतर जो है विथिन मतलब जो है कुछ स्मॉलर पावर। तो ये हुआ मतलब जो है आर्बिट्रेशन से संबंधित। फिर क्या है कि पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन द अप्रोप्रिएट केस। और हर एक केस में नहीं, जो अप्रोप्रिएट केस आता है तो अवार्ड के बाद जो है कुछ जो है मॉडिफिकेशन जो है वो परमिसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में लोक अदालत से संबंधित। तो केरला जो है वो बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। तो केरला में फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन जो है परमानेंट लोक अदालत स्टार्ट किया गया, इंडिया का ये फर्स्ट चीज। लोक अदालत क्या होता है, इसको पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पे काम करता है। और ये जो है मतलब पावर कहाँ से ड्रॉ करता है, तो ये एक स्टेचुटरी स्टेटस इसको मिला हुआ है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। 2002 में इस एक्ट का जो है संशोधन किया गया था और इसके अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया था परमानेंट लोक अदालत जो है वो एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है वर्क करता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है उसके अल्टर जो है नेचुरल जस्टिस पे जो है वो कार्य करता है। ये जो है नॉट बाउंड बाई, मतलब जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कोड है 1908 का, उसके आधार पर ये बाउंड नहीं है। साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी इस पर उतना लागू नहीं होता है। ये जो है सेम पावर ड्रा करता है सिविल कोड का अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। इसके द्वारा जो है जो आर्बिट्रेशन जो दिया जाता है परमानेंट कोर्ट के द्वारा जो है वो अवार्ड जो होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। और इसके अगेंस्ट पे जो है नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। मतलब इसके डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील करने का अधिकार नहीं है। और कौन कौन से केसेस जो लोक अदालत को जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो जो केस अगर कोई किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको ही फॉरवर्ड किया जा सकता है। और कोर्ट में जाने से पहले जो है उसके पहले भी कोई डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड भी जो है लोग जो है लोक अदालत में जाकर के अपना जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। नेचर ऑफ केसेस अंडरटेकन, मतलब किस टाइप के केसेस जो अंडरटेक किया जाता है, तो एक तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो शादी मैरिज वगैरह से एसोसिएटेड है। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स और लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित जो है केसेस जो है इसके द्वारा लिए जाते हैं। फर्स्ट लोक अदालत जो इंडिया में मतलब जो शुरुआत हुई थी वो 1982 में जूनागढ़ गुजरात में स्टार्ट किया गया था। तो ये हुआ लोक अदालत से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ टर्म्स कंडीशन वगैरह जो है टर्म्स और इनिशिएटिव जो है न्यूज़ में थे उससे रिलेटेड। तो इसमें पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। ये क्या कंसेप्ट है कि मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर नॉट ऑफ रिजिड एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो है तो रिजिड और यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। मर्जर क्या होता है यहाँ पे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है या बीच में हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जो है अपना जो है डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया, उससे रिलेटेड हाई कोर्ट का कुछ जो है जजमेंट आया। हो सकता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर सेम हो, अल्टर हो, कुछ मॉडिफाइड हो। तो यहाँ पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, मर्ज हो गया हाई कोर्ट के जजमेंट में। यहाँ पर यही चीज़ जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में इंडिकेट किया जाता है कि इसका रेशनल क्या है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन वन ऑपरेटिव डिग्री एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो है अगर दो जुडिशरी के माध्यम से जो है जजमेंट अगर आता है तो दो डिग्री जो है ऑपरेटिव नहीं हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो जो हायर डिग्री है मतलब हायर अथॉरिटी के द्वारा जो है अगर वो डिग्री चाहे डिसीजन दिया गया है तो वो जो है लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को मर्ज कर जाएगा इसमें। तो इसका रेशनल यही है। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ये जो है रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अप्लेंट कोर्ट है या फिर हर जगह, मतलब जहाँ पे अगर मतलब जो कोर्ट अप्लेंट कोर्ट जो है यहाँ पे अप्लेंट कोर्ट क्या था, हाई कोर्ट था। हाई कोर्ट के अगेंस्ट में अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अप्लेंट कोर्ट हो जाता है। तो जो भी मतलब अप्लेंट कोर्ट है वो एग्जिस्टिंग जो है डिग्री को एफर्म करता है, मॉडिफाई करता है या रिवर्स कर देता है किसी भी मतलब जो है जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, तो यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द हाई कोर्ट गिव इट्स वर्डिक्ट, द लोअर कोर्ट्स डिसीजन बिकम पार्ट ऑफ दैट रूलिंग। मतलब जो है जो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका पार्ट हो जाएगा, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो उसका विथिन उसके पार्ट आ जाएगा।
ठीक है। नो लॉन्गर ट्रीटेड एज ए स्टैंड एलोन जजमेंट, मतलब जो है इस जजमेंट को स्टैंड एलोन जजमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है जजमेंट वो सेपरेट है और हाई कोर्ट का जजमेंट वो सेपरेट है, बशर्ते हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ गया तो उसी में जो है मर्ज कर गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट। पर्पस और इसका बेनिफिट क्या है कि द मेंटेनेंस ऑफ डेकोरम ऑफ हायरार्की ऑफ द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, मतलब जो हायरार्की ऑफ कोर्ट होता है, जो मतलब एक कोर्ट से जो है ऊपर का कोर्ट का जो अथॉरिटी होती है उससे ऊपर की जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी को मेंटेन करने का जो एक्चुअल पर्पज होता है, उसके डेकोरम को मेंटेन करने का एक्चुअल में पर्पज होता है, जिससे जो है फाइनलिटी इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, इससे जो है एक तरीके से कंटिन्यूटी जो है चाहे ऑथेंटिकिटी और फाइनलिटी जो है डिसीजन मेकिंग में वो बने रह पाता है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस मदुरई मिल्स कंपनी लिमिटेड जो है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अपीलेंट और रिवीजन ऑर्डर स्कोप ऑफ द स्टैट्यूटरी पोजीशन गारंटिंग सच ए ज्यूरिसडिक्शन। तो ये जो है इस केस में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है निकल करके आया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा E0 FIR से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है न्यू E0 FIR इनिशिएटिव। तो ये 0 FIR क्या होता है, पहले तो इसको हम ही समझते हैं। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में। 0 FIR क्या होता है कि ये जो FIR का एक मोड है जिसमें जो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन दैट एरिया और एनी अदर एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर कोई घटना हुई है तो उससे रिलेटेड जो FIR है दूसरे पुलिस स्टेशन पे, मान लीजिए पुलिस स्टेशन का ये एक दायरा है, घटना यहाँ पे हुई लेकिन आप दूसरे पुलिस स्टेशन पर भी जा करके दूसरे क्षेत्र में भी जा करके FIR कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है 0 FIR। इस प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। और इस किसके आधार पर किया गया था, तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे जो है, जब 2012 का निर्भया केस हुआ था उस केस के जो सिफारिश आई थी जस्टिस वर्मा की, उसके अंतर्गत ये जो है दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके आधार पर जो है इसको जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इंट्रोड्यूस किया गया है। एज ए पायलट प्रोजेक्ट जो है इसको दिल्ली में इनिशिएट किया गया है। एम क्या है इसका कि जो रिपोर्टिंग है और जो प्रोम्प्टिव एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट द कंप्लेंट साइबर फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर जो है कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह हुआ है 10 लाख तक हुआ है तो इसको जो है नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो है उस पर दर्ज किया जाएगा। चाहे 1930 पे भी हेल्पलाइन के थ्रू जो है ऑटोमेटिकली जो है आप कॉल करेंगे तो वो 0 FIR जो है दर्ज हो जाएगा। किसके पास दर्ज होगा, ये E-क्राइम पुलिस स्टेशन दिल्ली के पास जो है ये दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद दिस विल बी इमीडिएटली रूटेड टू द टेरिटोरियल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। और उसके बाद जो है जैसे ही E-क्राइम पोर्टल पे जब ये रजिस्टर हो जाएगा तो टेरिटोरियल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे जो है ये एक तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है वो साइबर पुलिस स्टेशन पे जो है जाकर के विजिट कर सकता है विथिन 3 डेज़। और जब 3 दिन के भीतर जो है विजिट कर लेगा वो, अगर उसके पीछे उससे पहले अगर रिजॉल्व हो गया तो ठीक बात है, अगर उसके बाद अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो जाके जब विजिट करेगा तो जो 0 FIR कन्वर्ट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर FIR में। तो ये हुआ 0 FIR से संबंधित हमारा डिस्कशन। इसके साथ ही हमारा जो है जुडिशरी से संबंधित जो टॉपिक था दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना डिस्कशन एंड किया। आई होप ये सीरीज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं PT 365 पॉलिटी का, ये आपको जो है हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।